नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखने वाले हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, तो कम से कम 2000 ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, सिर्फ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और जब भी छत्तीसगढ़ का इतिहास संबंधित जब भी पढ़ेंगे हम, और तो उसमें पॉइंट वाइज रहेगा। पॉइंट वाइज मतलब क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को एक दिन देखेंगे, या छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंश जैसे काकती वंश है, या नल वंश है, या कलचुरी वंश है, उसको एक एक करके एक एक पॉइंट में हम लोग देखेंगे। या छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, 1942 का योगदान है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 25 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और बात करने वाला हूँ मैं, आप उस चीज़ को समझना। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी है ना, सीजीपीएससी के अंतर्गत 341 पदों पर एक खुला हुआ है, जिसमें प्लाटून कमांडर है या उप निरीक्षक पद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 341 पदों पर खुला है। 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, आप जो है जाकर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसका जो पीडीएफ है, संपूर्ण जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के जितना भी एग्जाम देख लो, उसमें सबका सिलेबस सेम है, इससे बाहर कुछ नहीं। वही छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के नदी नाला तालाब हैं, या छत्तीसगढ़ के पंचायती राज है, या सरकार का नियम है, कुछ भी रहेगा ना, बस छत्तीसगढ़ का रहेगा। उसी तरीके से सेम टू सेम क्या है, भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत के राजनीतिक विज्ञान है, सभी सेम है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप कतई ये ना समझें कि ये सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक के लिए, ये सभी एग्जाम में काम आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करना, फिर जाके सीधे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। तो देखो, ये जो है ब्रह्मदेव राय एक शासक हैं, तो इनकी जानकारी रायपुर के शिलालेख में प्राप्त हुआ है। अब ये शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, आपको ये बताना है। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें या यूट्यूब के माध्यम से देखें, तो अपने हिसाब से एक बार सही लगाने का प्रयास करें। जैसे 25 में से कितना आपसे सही बनता है, आप उस चीज़ को देखो। भले ही आप कमेंट मत करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट करो, तो कोई नहीं करता कमेंट, तो फिर आप कमेंट मत करो, लेकिन अपने से एक देखो कि आपका सही कितना बनता है। अगर 25 में से 20 सही बन रहा है तो फिर आप अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन उससे कम बन रहा है तो फिर आपको अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर अपने हिसाब से लगाना। क्या बोला गया है कि ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। आंसर आ जाएगा नागपुर रहेगा। नागपुर के संग्रहालय में संरक्षित है ब्रह्मदेव राय का। अच्छा, ये ब्रह्मदेव राय कौन है, ये कलचुरियों की लाहौरी शाखा जो रायपुर के हैं। कलचुरियों को दो जगह है, एक तो रतनपुर का है और एक है रायपुर का। तो रायपुर की जो शाखा है उसे लाहौरी शाखा कहा गया है। तो यहाँ की ये शासक है, और कहा जाता है कि ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना रायपुर, तो राय ये क्या हो गया, ब्रह्मदेव राय का हो गया। और पुर यानी कि जो लोग पहले कहते थे कि जो लोग एक जगह रहते थे उसे पुर कहा जाता था, गढ़ कहा जाता था, या डीही कहा जाता था। तो यहाँ पर आ गया पुर, तो रायपुर सही आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्न में से कौन सा चिन्ह मिलता है। तो जो सरबपुरी राजवंश है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है। तो इन्होंने जो है अपनी राज्य यानी कि अपनी जो शासन में एक राजमुद्रा जारी किया था, तो उसमें कौन सा चिन्ह मिलता है बताना है। जैसे कि शंख चक्र है, कि हनुमान है, या गजलक्ष्मी है, या सूर्य चंद्र है। सही जवाब क्या जाएगा, गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकन हुआ है, ऐसा मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सरबपुरी राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उनके व्याख्या के साथ। सबसे पहले इनका जो शासनकाल है वहाँ
5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य चला है। सरबपुरी राजवंश का अनेक राजधानियाँ जैसे कि सारंगगढ़ है, संबलपुर है, सरबपुर है, सिरपुर है, प्रसन्नपुर, इतने को इन्होंने मतलब जो अनेक शासक हुए उन्होंने अपने शासनकाल में राजधानी बनाए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरबवंशी शासक है, इनका जो संस्थापक हुए हैं वह सरबराज हुए थे। और इस जो वंश में एक राजा हुए, क्या है, प्रसन्नमात्र। तो प्रसन्नमात्र के जो पुत्र हुए थे जयराज, तो जयराज ने ही अपने समय में मुद्रा पर यानी कि गजलक्ष्मी का अंकन करवाया था। इतना समझ गए ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। दोस्तों आपको सुमेलित करना है, एक तरफ है राजवंश है और एक तरफ है शासक है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे कि याद नहीं है, ठीक है, तो कम से कम एक आध दो को याद करने का प्रयास करो। क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे जो अच्छा राजवंश है वहाँ महाश्रीगुप्त है, जिसे महाश्रीगुप्त बालार्जुन भी कहते हैं। और ये देखा जाए तो फिर पांडु वंश से संबंधित है। अगर एक बढ़ रहा है तो आप ये देखो स का पहला ऑप्शन सही हो रहा है, वह कौन से रहेगा, तो ये हो गया स, है ना। आप देखो पहला तो ये हो रहा है सी ऑप्शन, तो यही आंसर सही रहेगा। अब आप इस बार मिला सकते हो, ठीक है। जैसे भौदत्त वर्मन है तो भौदत्त वर्मन कहाँ से आ गया, नलवंश से है। प्रसन्नमात्र जो है सरबपुरी वंश से है। महाश्रीगुप्त मतलब पांडुवंश से है। और एक है व्याघ्रराज जो कि सोमवंश से संबंधित रखता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सरगुजा, तो आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास उसमें पढ़ा होगा कि सरगुजा क्षेत्र में रखसेल चौहान वंश वहाँ पर हुए थे, ठीक है, ये तो सही हो गया। दूसरा है बस्तर का काकती वंश, ये तो सभी को पता है। कवर्धा में जो है राजगोड़ हुए थे, ये इनका जो राजवंश है वहाँ पर चला है। लेकिन डी ऑप्शन गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजनांदगांव क्षेत्र में कुशवाहा वंश नहीं पाया गया है, इसलिए इसका जो आंसर डी रहेगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला है, सरबपुरी अमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। देखो सरबपुरी वंश के जो भी शासक हुए थे ना, उसे अमार्य कुल भी कहा गया है या अमरज कुल भी कहा गया है। तो ये लोग जो है कौन सा धर्म का पालन करते थे, जैसे वैष्णव धर्म है, शैव है, बौद्ध है, जैन है। सही जवाब आ जाएगा वैष्णव। वैष्णव मतलब होता है कि जो भगवान विष्णु को मानते हैं उनको वैष्णव कहा गया है। सरबपुरी राजवंश को अमार्य कुल या अमरज कुल भी कहा जाता है और इनके संस्थापक है, अभी बताया था, सरबराज हुए थे। छठवां प्रश्न है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। तो देखो सरबपुरी की जो ताम्रपत्र जारी हुए हैं उनमें प्राप्त हुए हैं, उसमें देखना ताम्रपत्र जारी करने का तिथि और वर्ष होता था। जैसे कि आज की डेट में हम देखें तो फिर क्या है, अक्टूबर 2024 ऐसा अंकन होगा। फिर स्थान रहेगा, यानी कि कौन से शहर से आप स्थान कर रहे हो। फिर लेखक का नाम रहेगा जिसने इस सिक्के को जारी किया है या जिनके माध्यम से यहाँ जारी हो रहा है। लेकिन उस ताम्रपत्र में चित्र का अंकन नहीं है, इसका मतलब है डी आंसर सही रहेगा, जिसमें ताम्रपत्र में चित्र अंकन नहीं मिलता है। सातवां प्रश्न है, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा। अगर मैं इसे कहूँ कि हाजिरी की जगह इसे नज़रबंद किया था तो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि आज की डेट में हम लोग बोलते हैं एक चीज़ लाइन अटैच, जो पुलिस विभाग में होता है लाइन अटैच, यानी कि उसे अगर कुछ गलती करते तो उसे हटाकर बड़े अफसर जो है अपने पास बुला लेते हैं, लाइन अटैच करता है 1 महीने के लिए। तो उसी तरीके से है। तो ये राजा हुए थे राजा कल्याण साय। कल्याण साय को मुगल शासक कौन है, सम्राट जहांगीर ने अपने यहाँ 8 वर्षों तक नज़रबंद कर दिया था, यानी कि महल में कैद करके रखा था कि आपको महल से बाहर नहीं जाना है। देखो इनकी जो जानकारी है ना गोपाल गीत से मिलता है। प्रश्न आता है कि कल्याण साय को 8 वर्षों तक नज़रबंद किया था, उसमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है, गोपाल गीत से। और गोपल्ला गीत में जैसे कि कल्याण साय है और गोपल्ला बिजवार के बारे में इनकी जानकारी मिलता है इस गीत के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्याण साय ने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की है, जो कि अकबर ने किया था ना, उससे पहले की बात है, ठीक है।
साथ ही छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरू की थी। जैसे कि ये शिवनाथ है, शिवनाथ के ऊपर 18 गढ़ है, यहाँ पर नीचे 18 गढ़ है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। और एक चीज और है, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो पौष पूर्णिमा के दिन क्या होता है, छेरछेरा मनाते हैं, ठीक है। तो इस छेरछेरा तिहार का कल्याण साय के समय में शुरुआत किया गया था, ऐसा कहा जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्न में से किन राजाओं का उल्लेख किया है। तो देखो, राजा भीमसेन का एक मिला है क्या, ताम्रपत्र, जो कि कहाँ मिला है, आरंग से। तो यहाँ पर किन राजाओं का उल्लेख मिलता है उस ताम्रपत्र में, तो उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा, यानी कि राजा सूर्य है, राजा दैत्यवर्मन है और राजा विभीषण है, इन तीनों का मिलता है जानकारी। यहाँ पर देखते हैं, ये जितने भी बता रहा हूँ ना, ये शासक कौन से हैं, राष्ट्रीय तुल्य वंश के हैं, राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश से संबंधित है। और इनका जो शासनकाल है राष्ट्रीय तुल्य का, वह 4वीं सदी से 6वीं शताब्दी के मध्य चला है। इनकी जो राजधानी है कहाँ है, आरंग रहेगा। और इनके जितने भी शासक हुए हैं वो सभी शासक राजयोगी का उपाधि धारण करते थे, ठीक है। और इनमें क्रमशः जो शासक हुए थे, जैसे कि सुरा है, दैत्य है, विभीषण है, भीमसेन प्रथम है, दैत्य द्वितीय है और भीमसेन द्वितीय रहेगा, ठीक है। 9वां नंबर का प्रश्न है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। आप इसे स्टार मार्कर जरूर लगा ले। क्या बोला गया है कि कौन से ऐसे शासक हुए जो कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, तो आंसर आ जाएगा इनका सही, क्या हो सकते हैं बताओ, सोमवंशी रहेगा, ठीक है। सोमवंशी शासक हुए जितने भी, वो सभी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इनके जो शासनकाल है वहाँ 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चला है। और इनके जो संस्थापक है वहाँ शिवगुप्त हुए थे, ठीक है। अगला है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं। क्या बोला गया है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र है और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के कौन से ऐसे राजवंश है जिनके बारे में यहाँ पर प्रमाण मिलता है, तो आंसर आ जाएगा नलवंशी शासक। नलवंशी शासक है, इनके बारे में मिलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नलवंश के विषय में, यानी कि नलवंश के बारे में जानकारी मिलता है वहाँ कुछ अलग अलग जगहों से मिलता है, जैसे कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, ठीक है, केसरी बेड़ ताम्रपत्र है, पडिया पाधर ताम्रपत्र है, राजीव का शिलालेख है और पोडागढ़ शिलालेख से, इतने से प्राप्त होते हैं। नलवंश का जो राजिम का शिलालेख है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो विलास्तों के द्वारा मिलता है। और इनकी जो राजधानी है वहाँ आरंग हुए थे। इनका जो समय चला है वहाँ 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य चला है, ठीक है। अगला है, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानना है ना, तो फिर सांची का है, मंदसौर है, उदयगिरी, इससे जानकारी नहीं मिलता, तो मिलता किससे है, राजिम अभिलेख से। अब जब भी राजिम जाओगे तो देखना वहाँ पर एक मंदिर है राजिम लोचन का, तो उसी के आसपास में बहुत सारे पत्थर हैं जिसमें इस चीज का अंकन मिलता है, ठीक है। खासकर से नलवंशी शासकों के बारे में विलासतुंग का राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। 12वें नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापद अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के थे। तो देखो, ये समुद्रगुप्त हुए थे ना, इन्होंने क्या सोचा कि दक्षिण भारत को हमको जीतना है, तो इनके लिए इन्होंने जब आक्रमण किया तो बीच में पड़ता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को इन्होंने परास्त किया है। कौन कौन से है, एक तो है कौशल के राजा है और एक है महाकांतर के राजा। इन दोनों राजाओं को परास्त किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समुद्रगुप्त ने इनके राज्य पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बशर्ते इनको और इनका राज्य वापस कर दिया था, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, सी रहेगा, जो कि आ और स सही रहेगा। अगर प्रश्न पूछे दक्षिण कौशल के राजा कौन थे, तो महेंद्र सिंह रहेगा। और महाकांत के राजा कौन है, तो व्याघ्रराज आंसर रहेगा। अगला है, तीवरदेव अनुयायी था। तो तीवरदेव अनुयायी था, वह किनका अनुयायी था बताना है,
वैष्णव धर्म का अनुयायी था तीवरदेव। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान के उपासक। अब एक ही देखो, तीवरदेव जो है पांडु वंश से संबंधित है। तो पांडु वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो सभी वैष्णव धर्म यानी कि विष्णु भगवान को मानने वाले थे, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन से हैं? महाश्यगुप्त बालार्जुन। इन्होंने जो है शैव धर्म को अपनाया था। आंसर यहां पर ए नंबर रहेगा। अगला है महाश्यगुप्त समकालीन था, या ऐसे कह सकते हैं कि महाश्यगुप्त बालार्जुन समकालीन था। तो किनके समकालीन था? यानी कि उस समय जब राज कर रहे थे तो फिर उसके आस पड़ोस में जो राजवंश है वह कौन से संबंधित हैं? तो हर्ष का रहेगा, हर्ष का। मैंने यहाँ पर लिखा है पांडुवंश शासक महाश्यगुप्त बालार्जुन जब शासन कर रहे थे तो उस समय नलवंशी शासक हुए थे विलासतुंग हुए थे, कन्नौज के शासक हुए थे हर्षवर्धन हुए थे, और एक है चालुक्य के शासन हुए थे पुलकेशिन द्वितीय हुए थे। तो ये सभी उनके समकालीन थे। अगला है कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आपको याद रखना है कि सोमवंश जो है दो जगहों पर हुए थे। एक तो है कांकेर का सोमवंश है और एक है कलिंग का सोमवंश। कांकेर का सोमवंश का जो समय चला है वह 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य चला है, जबकि कलिंग का जो सोमवंश है वह 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चला है। तो कांकेर का सोमवंश है, इनके संस्थापक हुए थे सिंहराज। आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में कहां से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में कहां से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं बताना है। ये रहेगा बिलासपुर। आपको प्रश्न को समझना है, अगर ऐसा पूछता है कुषाण वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए तो बिलासपुर से हैं, तो ये तांबे के सिक्के प्राप्त हैं। अगर पूछता है कुषाण वंश के सोने के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो तेलीकोट जो कि रायगढ़ जिले से संबंधित है। अगले है भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। आप इसे स्टार मार्क कर लेना, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे हैं घुमाकर। तो भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण हुआ है वहाँ 11वीं शताब्दी में हुआ है। अगर इस सन में देखें तो फिर 1141 रहेगा, यानी कि 1141 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ है। कवर्धा क्षेत्र में यहाँ है। भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंश, क्योंकि देखो नागवंशी शासक दो जगह हुए हैं, एक तो कवर्धा क्षेत्र में है छिंदक नागवंश है और एक है बस्तर के क्षेत्र में फणी नागवंश हुए थे। तो छिंदक नागवंशी शासक हुए गोपाल देव, इन्होंने अपने शासनकाल में बनाए हैं। अगले है 1818 से 1830 के मध्य छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। यानी कि ये जो 12 साल है उसमें छत्तीसगढ़ में कितने सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका मतलब देखो ये क्या है, इस समय छत्तीसगढ़ में मराठा काल चल रहा था, लेकिन मराठा काल में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी था तो वो नाबालिग था। तो नाबालिग से बालिग होने के लिए अंग्रेजों ने सत्ता को अपने हाथ में लिया। तो ये जो 12 साल इन्होंने सत्ता अपने हाथ में लिए थे। तो इस दरमियान में कैप्टन एडमंड है, कर्नल पी एगन्यू है, मिस्टर सैंडिस है और कर्नल हंटर, इस सभी ने सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। डी आंसर सही रहेगा। लेकिन इनके साथ साथ आपको याद रखने हैं विल्किंसन और क्राफर्ड हुए, जो कि थोड़ा थोड़ा समय के लिए हुए थे। अगले है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या है? आप सभी को पता है किसी गांव में जाओगे तो पौनी पसारी चलते हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ एक योजना है, पौनी पसारी योजना। तो ये क्या होता है? ये होता है विशेष सेवादार होता है। जैसे कि आप देखना गांव में जाओगे तो फिर नाई लगा रहता है ना, और यादव रहते ना वो गायों को चराने के लिए लगे रहते हैं, या धोबी रहता है या लोहार रहता है, इनको जो सेवा देते हैं तो उस विशेष सेवा के लिए पौनी का कहा गया है या पौनी पसारी कहा गया है इस चीज को। अगले है भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है? 1942 को। ये जो है अगस्त 1942 को चला है। तो इन समय जब आंदोलन चला है उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो आर के पाटिल सही रहेगा। आर के पाटिल आंसर सही रहेगा। ठीक है। अगला है प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। ये अगर सिंगरौल आता है तो आपको याद रखना है कचहरी यानी कि कोर्ट में आगजनी की घटना, और ये घटना हुआ है वहाँ दुर्ग जिले से संबंधित है।
कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले के संबंधित थे और इन्होंने जो है 1942 में कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। अगले है 1870 से 1900 तक यानी कि 30 वर्षों तक छत्तीसगढ़ जिले में निम्न में से रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए। तो देखो ये जो 30 वर्ष है ना, इसमें रायपुर जिले में अनेक संगठन स्थापित हुए थे, जिसमें से पहला जो ऑप्शन है वहाँ लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन है, दूसरा है मालनी रीडिंग क्लब है, तीसरा है छत्तीसगढ़ बाल समाज है, चौथा है कवि समाज है। तो ये चारों ऑप्शन सही रहेगा, जो कि 1870 से 1900 तक के बीच में रायपुर जिले में स्थापित किए गए। अगला है निम्न में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कंडेल गांव के जो किसान हैं नहर सत्याग्रह किया था, तो इसी के जो उपलक्ष्य में या सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी का प्रथम प्रवास हुआ था 1920 में। तो यहाँ पर जो हुआ था ना, ये नहर के उपयोग पर जुर्माना से है। इनके बारे में मैंने व्याख्या करके लिखा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा धमतरी जिले के कंडेल गांव में महानदी पर बांध का निर्माण एवं नहर का जल प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों का अनुबंध किया था। किसानों द्वारा जो है इस अनुबंध को इनकार कर दिया, यानी कि स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया ना, तो इन पर किसानों द्वारा जो है मतलब किसानों पर जल चोरी का आरोप लगा दिया। तो जब जल चोरी का आरोप लगा दिया, उन पर जुर्माना ठोक दिया, तो इनके विरोध में नहर यानी कि कंडेल नहर सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। और इन्हीं को देखते हुए, इनकी सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी ने पहली बार जो छत्तीसगढ़ प्रवास किया था। अगला है सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो सातवाहन काल में अनेक पद हुए, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री था, कोई वित्त मंत्री, कोई गृह मंत्री, जो भी था उस समय की बात है। तो इनके जितने भी पद नाम हैं उनकी जानकारी कहाँ से मिलता है, किर्रारी। ये आंसर रहेगा किर्रारी। अच्छा, ये किर्रारी कहाँ है, तो हम सबको पता होना चाहिए, ये जो है जांजगीर जिले में है। यहाँ से जो काष्ठ स्तंभ है यानी कि लकड़ी के स्तंभ है, उसमें जानकारी मिलता है। और जो है इनका समय, अगर सातवाहन का समय देखा जाए तो फिर 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक इनका समय चला है। इनकी जो राजधानी है वह प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र है, और मुद्रा जो है मल्हार चक्करबेड़ा बिलासपुर रहेगा। ठीक है, इतने को आपको याद रखना है। अगला है किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी नरेश गया करने के आक्रमणों को विफल किया था। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन से कलचुरी शासक हुए जिन्होंने त्रिपुरी नरेश यानी कि त्रिपुरी के राजा कौन है, गया करने के आक्रमणों को विफल किया था। दोस्तों ये ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ऑप्शन क्या है, रत्नदेव द्वितीय है, रत्नदेव प्रथम है, जाजलदेव द्वितीय है और जाजलदेव प्रथम है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।